जय हिंद जय बिहार। देखिए, हमें तो उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी जो आता है हम आप सबको शेयर कर देना चाहते हैं। पहले देखते थे कि कुछ टेस्ट में कुछ लिख के जाए, कुछ नहीं लिख के जाता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना सामना सामनी हो जाए, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाएं हैं, क्या नहीं पढ़ाएं हैं, कौन डांस करने जाते हैं, कौन रात में सफ़र करते हैं, ज़रा सबका मुआयना लिया जाए। माँ बाप यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं, हम पढ़ा के भेजते हैं, आप पढ़ता नहीं है, तो आप भी तो ध्यान दीजिए, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। देखिए, हम आईना दिखा देते हैं, अपना चेहरा देख लीजिए कितना साफ है। और एक शिक्षाप्रद कहानी हम आपको रियल घटना जो वास्तविक है, जगह नाम ठिकाना सब बताएंगे। जो एक घटना हुआ, एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन वक्त बीत गया बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पे आके पढ़ाई करता था, तो वो भोजपुर का रहने वाला था, 61 डुमरांव के आसपास का रहने वाला था लड़का। तो एक बार क्या हुआ कि किसी से द्वेष था, और द्वेष इतना बढ़ गया था कि सीमा रेखा फांद गया था। नाच, भोजपुर में नाच जाना बहुत अनिवार्य है। क्या नाम था, मुकेश या सुशील, ऐसा ही करके कुछ नाम था। तो भोजपुर में नाच नहीं ले जाइएगा तो ईंटा से मारेगा। हाँ, एकदम नाच जाना वहाँ ज़रूरी है, नहीं तो ईंटा से मारेगा। तो नाच गया हुआ था, और जिस आदमी से दुश्मनी था वो पीछे पिस्टल लेके बैठ गया, और जिसको मारना था वो आगे था, जस्ट उसके वो पीछे था। बस नाच शुरू हुआ, फायर हुआ। वहाँ तो गरीब से गरीब घर में 2-4 फायर हो जाता है भोजपुर में, ये नहीं कि किसकी बेटी का शादी उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे ही बाहर फायर हुआ, इन निकाला, एकदम धड़ाक से मार दिया। तो धड़ाक से मारा नहीं, अब सोच रहे होंगे कि पीछे पिस्टल लेके बैठा तो क्यों बैठा था। वो बैठा था अपने दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि निकालते वक्त टाइगर दब गया और पेट में उसी को गोली लग गया जो मारने वाला था। सारे लोग भाग गए वहाँ से। टेंट में एगो न दुल्हन न बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जिस लड़के को मारने वाला था उसको पता नहीं था, और वही लड़का उठा के अकेले हॉस्पिटल तक ले गया। बहुत डेंजर स्थिति हो गया था। तब लोग कहा करे फलनवा के बेटा तो गलई, एकरे से दुश्मनी हलई, अब तो गलई काम से। कहा मैं नहीं मारा हूँ तो मैं डरूंगा किस बात से। डॉक्टर बयान लिया, रिपोर्ट लिखवाया, साइन करवाया कि मैं लाके भर्ती करवाया हूँ। कहा लिखिए डॉक्टर साहब, मैं लिख देता हूँ। लिख दिया। उसके बाद बच्चा का जब वो गोली निकाल दिया गया तो कहा अब आप घर जा सकते हैं। तब तक उसका माई बाप कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। उसके बाद वो चला आया, घर अपना चला आया। उसके बाद पुलिस गई, पुलिस बयान लेने के लिए जब जाती है तो वो कहता है डॉक्टर से, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब यहाँ आया कैसे। तो डॉक्टर बताया कि फलाने रंग का कपड़ा पहने हुए था लड़का, हम साइन किया है, हम साइन दिखा सकते हैं आपको। तो जैसे ही कलर बताया वो पहचान गया कि जिस लड़के को मैं मारने के लिए गया था गोली, वही लड़का हमको उठा के ले गया है। उसके बाद पुलिस का बयान देने से पहले कहा कि हम जिएंगे या मरेंगे पता नहीं, हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं जो हमें यहाँ तक लाया है। फिर गया कि कहा कि जाओ, अब पुलिस इंतजार करे, तू जाइबे अब अंदर। कहा कि हमने मारा ही नहीं है तो जाने का क्या सवाल है। वहाँ वो जाता है लड़का, तो बेड पर से ही वो पैर को पकड़ने का प्रयास करता है कि हमसे गलती हो गया, लेकिन वे इसका हाथ पकड़ लेता। उसके आंख में आंसू भरे थे। वो पल बहुत दर्दनाक समय है। कहा भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या जानता था कि तू ही हमें जीवन देने वाला था, मैं तो तेरा जीवन ही छीनने आया था। और इस तरह से दोनों का फिर से दुश्मनी ख़त्म हो जाता है। तो हम किसी से भी द्वेष करते हैं बिना मतलब के, किसी गहराई को जाने हुए, ये मेरी गलतियां हैं। जो आँख देखता है वो होता नहीं है, जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम देखते नहीं हैं। इसलिए इस परमात्मा के दुनिया में हम किसी पर आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, मेरी औकात क्या है, हम तो इतना ही समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल मेरे बस में नहीं है, ना हम फल की कभी चिंता करते हैं। चलिए बबली जी पकड़िए। पदार्थ किसे कहते हैं, जरा उससे शुरू हो गया। बबली आप बताइए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर बने अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बने अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आगे आपतन किरण तथा परावर्तन किरण आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। चलिए अभी हम आपसे एक और सवाल पूछे थे, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त कहलाता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ाएं कि नहीं गार्जियन भी जाने, ठीक है। अब यहाँ 5 घंटा समय दें और घर में ठास निद्रा ठास भोजनम अब नहीं चलेगा।
जिसको टिकना है टिके, घर जाना है जाए, हमको धंधे नहीं कर रहे हैं, हमको पढ़ाना है, सितारा खोजना है। बताइए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी इनको प्रकाश दीजिए। कहते बताइए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? हैं जिसे प्रकाश नहीं पार कर सकता। नहीं पार कर सकता है। ठीक अच्छा है। से खड़ा हो। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? नियम नहीं पूछे, प्रकाश का नहीं परावर्तन याद है। नहीं याद है। लेंस किसे कहते हैं? नहीं याद है। नहीं याद है। बहुत अच्छा, अभी रहिए एकदम उसी जगह रहिए। आपको पढ़ाया ही नहीं गया तो क्या कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले एक डरिए मत, भाग बोलिए। को कहते हैं जिस किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी बाहरी सतह ठीक को है। रस्तित कर बनाया जाता है। हाँ, अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच के खोखले गोले, कहने की गोले का, इसमें किताब में देखिए साफ लिखा है गोलीय दर्पण। दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो किस चीज का खोखला गोला भाई? शीशा का, लोहा का, टीना का? तो वहाँ लिखना है कांच का। साफ किताब को भी आप गलत साबित करते हैं कि जब यहाँ दिमाग रहेगा तब। अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी बाहरी सतह को रस्तित कर बनाया जाता है। चलिए जी आप बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके भीतरी सतह को रस्तित कर बनाया जाता है। अवतल दर्पण का एक उपयोग बताइएगा। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। ठीक। रोगियों के कान, नाक, गले, दांत आदि के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 से हाँ ठीक है। अब बताइए गाड़ी देखें, गाड़ी आपके यहाँ गाड़ी है? कौन गाड़ी है? बाइक है और बाइक है। बाइक में शीशा लगा हुआ होता है, किस लिए? पीछे के गाड़ी चाहे कुछ। अब सवाल बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? साइड मिरर, साइड माने बगल और मिरर माने दर्पण। तो बड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है उसको साइड में भी रहता है और बीच में भी रहता है। क्यों? साइड में भी रहता है और बीच में भी रहता है ताकि पीछे के भी देख सके कंडीशन को। ठीक है, चलिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे देखने के आईने के रूप में चलिए इनको दीजिए। आप बताइए साइड मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? साइड मिरर का उपयोग बाइक और स्कूटर में किया जाता है। हाँ। पीछे के कार या बस आने में छोटे से जगह पे बड़ा दिखाई देता है, इसलिए दिखाई। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए आवर्धन क्या है? बोलिए। प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। हाँ, एक बार फिर से। प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई को आवर्धन के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहते चलिए हैं। पकड़िए। आप बताइए अवतल दर्पण का सूत्र जानते हैं? अवतल दर्पण सिद्ध करे, व्यंजक प्राप्त करे, फार्मूला होता है ना? अवतल दर्पण का फार्मूला बताइए। 1/f + 1/v = 1/u। फिर से एक बार। 1/f + 1/v = 1/। कहीं सही बोल रहे हैं? बोलिए, कस के सही बोले हैं? फिर से बोलिए। 1/v + 1/u = 1/f। दूसरों के पैर से कब तक चलते रहिएगा? किसी ने आपको बता दिया? अपने पैर से चलिए। ठीक है, जो दोस्त आपको पढ़ाई लिखाई में मदद करता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। समझ में आया बात? चलिए अब बताइए पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। पूरा बताइए। पानी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि पानी में रखी छड़ी अपवर्तनांक के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। शॉर्ट आंसर है। ठीक है, दीजिए पड़ोसन को दीजिए। चलिए आपसे पहला मेरा सवाल है, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का परिभाषा यही है? प्रिज्म का परिभाषा यही है? नहीं। तो
किसी कोण पे झुके समतल पृष्ठों के क्षेत्र पे। बताइए आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब तथा बिंब की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बिंब की अनुपात को कि ऊंचाई के अनुपात को? ऊंचाई के अनुपात को। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों? पानी में रखी हुई छड़ी इसलिए टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्योंकि बोलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप बताइए उत्तल दर्पण का सूत्र बताइए। उत्तल दर्पण का सूत्र बताना है आपको। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम लेंस नहीं बोले हैं, दर्पण बोले हैं। नहीं याद है। 1/v ये जो बोले हैं आप दर्पण का है, प्लस होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f बराबर r/2। कितना घंटा घर पढ़ाई करते हैं? सच सच बोलिए, आपके मम्मी देखेंगी। बोलिए। 1 घंटा। बहुत देखिए लड़की 10th क्लास में पढ़ती है, 5 घंटा हम बैठाते हैं और 1 घंटा आप घरे पढ़ती है। बाप 6 घंटा पढ़ेगी, दिमाग ब्रास्ट कर जाएगा इसका। लाइए आइए इधर इधर विनय, चलिए पकड़िए निशा, आप यहीं रहिए। अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, नियम बताइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण। नहीं रुक जाइए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। रुक जाइए। ठीक है। आप चुप। परिवर्तित किरण आपतन बिंदु। एक भिखमंगा दूसरे को भीख दे रहा है। चलिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बिल्कुल। किन्हीं 2 माध्यमों में किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। आप ये मतलब ये जानते हैं क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक जानते हैं? चुंबक सभी चीज में लगा होता है। तो एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक नेचुरल मतलब कि बनाया हुआ रहता है। तो चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक नहीं याद है। कौन बताएगा चुंबक? दीजिए उनको। ध्यान रखिएगा। चलिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक परिनालिकता के अंदर नरम लोहे को रखकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि नरम लोहा किसे कहते हैं? नरम लोहा। नरम लोहा अभी आप बोले ना नरम लोहा। हाँ। तो नरम लोहा आप देखे हैं? लोहा तो देखे हैं। ये जितना आपको यूज होता है ये लगभग माइल्ड स्टील है। MS माइल्ड स्टील को नरम लोहा कहा जाता है। ठीक है। और अच्छा ठीक है, वहाँ से आवाज तो जरा कटता है। लेंस क्या है? 2 पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जो नीचे। सटाइए। लेंस क्या है? धीरे धीरे बोलिए। लेंस 2 पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो नीचे ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है उसे ताल या लेंस कहते हैं। अच्छा बताइए डायनेमो क्या है? शॉर्ट बताइए। शॉर्ट डायनेमो। यह धारा ऐसी प्रवाह होता है सर जी, अंतर जानते हैं। देखिए इनसे 2 सवाल हमने पूछा। विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का सबसे आसान परिभाषा है नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी विसंवाहित कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबक बनता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे ये रड है, नरम लोहा का क्रोड है, मतलब रड है और इस पर हम तार को लपेट देंगे, तांबे के छिला हुआ तार को लपेट देंगे, समझ में आया? और इधर से बैटरी से जोड़ देंगे तो मैग्नेटिक एक्शन इस पर आ जाएगा। बात समझ गए? और लोहा के बुरादा वगैरह खींचेगा तो खड़ाक से खींच लेगा। तो नरम लोहे के क्रोड पर, मतलब माइल्ड स्टील में नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी विसंवाहित कुंडली बनाना है, कॉइल बनाना है। वो कॉइल से तार छील के क्या करना है? लपेट देना है। अब दोनों छोर से हम प्लस माइनस से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? विद्युत चुंबक। समझ में आया? तार ले लिए, तार में क्या करेंगे? मतलब छड़ ले लिए और छड़ को तार लपेट देंगे, प्लस से माइनस से दोनों को दे देंगे तो उसमें मैग्नेटिक एक्शन आ जाएगा। नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी विसंवाहित कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबक बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। हो गया। दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था डायनेमो। डायनेमो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। अब एक बात जानिए, अब बड़ा बड़ा जो प्लांट होता है, बड़ा बड़ा प्लांट होता है तो उसमें क्या घुमाया जाता है? उसको टरबाइन को।
तो जब टरबाइन घूमता है तो वहाँ डायनेमो लगा रहता है, टरबाइन घूमता है उससे ज्वाइंट मोटर घूमता है डायनेमो, और डायनेमो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करने के बाद फिर उसको ट्रांसफार्मर ले जाके कहीं भी जो लगा हुआ था वो टरबाइन लगा हुआ होता है। जैसे हमारे शादी ब्याह जैसे अवसर में आप जनरेटर लाते हैं ना, तो जनरेटर में क्या होता है, डायनेमो लगा हुआ है, और डायनेमो कैसा ऊर्जा दे रहा है हमको, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके दे रहा है, फिर हम बल्ब जलाते हैं या जो कुछ भी काम करते हैं। तो उसी तरह से वहाँ टरबाइन को घुमाया जाता है, बराबर जो प्लांट होता है उसमें टरबाइन को घुमाते हैं किसी भी माध्यम से। अब टरबाइन घूमता है तो घूमने से डायनेमो घूमता है, और डायनेमो घूमने से वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफार्मर को भेजता है। फिर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, उन दोनों के प्रयोग से हमारे यहाँ लाइन सप्लाई आता है। समझ में आया? चलिए।